नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जितना ही अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सशक्त होंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस और वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी। इसीलिए मैं विगत 15 साल में आए क्वेश्चंस की लगातार हर यूनिट के एंड होते ही उनका एनालिसिस और डिस्कशन करा, जिस प्रक्रिया में दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस का डिस्कशन वर्तमान में मैं आपके सामने इस वीडियो के द्वारा कराने जा रहा हूं। इससे पूर्व दिसंबर 2019 के कुछ क्वेश्चंस का मैंने इससे पूर्व के वीडियो में डिस्कशन किया है और आज मैं कुछ और भी क्वेश्चंस के साथ आपके साथ इन डिस्कशंस को करूँ। तो स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर करता हूं और आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करें। दिसंबर 2019 में क्वेश्चन 132 से शुरू कर रहा हूं। 132 क्वेश्चन है, एक कथन कारण का क्वेश्चन है। यहाँ पर कथन कारण के क्वेश्चंस हर बार लगभग आते हैं और कथन कारण के क्वेश्चंस में जो विद्या है वो मैंने आपको दी है, वो ये कि कथनों को तो पढ़ा जाए, कारण को बाद में पढ़ा जाए। कथन को पढ़ा जाए, सोचा जाए, चिंतन मनन किया जाए, पहले ये जानने का प्रयास किया जाए कि उसका तर्क क्या है और थोड़ा सा चिंतन करने के बाद आप उस पर तर्क लगाइए और फिर उसके कारणों को पढ़िए। तो चलिए इसी प्रक्रिया के साथ कथन को पढ़ता हूं। कथन है, कक्षा में संप्रेषण हेतु उपलब्ध अनेक माध्यमों में से मौखिक और लिखित दो माध्यम। यह बात बिल्कुल सही है, एकदम ठीक बात है। और अगर साधारण रूप से देखा जाए तो क्योंकि लिखित और मौखिक माध्यमों से हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, इससे व्यवहार कुशलता बढ़ती है, समझ का स्तर ऊंचा होता है। अगर तर्क होगा तो कुछ ऐसा ही होगा। अब चलिए तर्क को पढ़ते हैं। तर्क है, किसी भी माध्यम से संप्रेषण कूटबद्धकर्ता की अभिवृत्तियों की मध्यस्थता के बगैर घटित नहीं होता है। बात तो ये भी सही है कि किसी भी माध्यम से संप्रेषण जो है कूटबद्धकर्ता की अभिवृत्तियों की मध्यस्थता के बगैर घटित नहीं होता। कम्युनिकेशन बाय एनी मीन्स डज नॉट अकर विदाउट द इंटरमीडिएरी ऑफ द एनकोडर्स एक्सप्रेशन। तो एनकोडर के एक्सप्रेशन का बेहतर रूप से एक्सप्लेन करने से ही कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये आपको दिख रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट तो सही कह रहे हैं, लेकिन जो तर्क है वो कोई अभिकथन का अर्थ नहीं व्याख्या कर रहा है। तो ये हम इसको कहेंगे कि यह दोनों कथन सही है और आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। स्पष्ट है, यहाँ पर विकल्प दूसरा सही है। क्लियर है स्टूडेंट्स जो वीडियोस देख रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 आपके सामने स्क्रीन पर। अच्छा, मैंने एक मिनट होल्ड कर। हाँ श्रेया, क्या हुआ बेटा? दोनों दूध फट गया? चलो इसको फोन करेंगे। मैंने कहा ना, जैसे ही टाइम ओवर होता है ना, सब घर वाले सोचने लगते हैं कि आज कहाँ से क्लास चल रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 133 आपके सामने स्क्रीन पर। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन डिमांड्स, कह रहा है प्रभावी वाचिक संप्रेषण मांग करता है। तो जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या क्या चीजें होना जरूरी है? पहली बात,
कम्युनिकेटर के पास आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और पॉजिटिव एस्पेक्ट है आत्मविश्वास का होना, आत्मविश्वास होना चाहिए, सही बात है। बी है लॉन्ग ब्रेक। लॉन्ग ब्रेक हमेशा कम्युनिकेशन को नेगेटिव करता है। लंबा विराम, विराम तो कभी जल्दी लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर विराम लिया जाए तो अल्प विराम लिया जाए। लंबा विराम अगर लेंगे तो कम्युनिकेशन तो निष्प्रभावी रहेगा, नेगेटिव एस्पेक्ट पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो बी है लंबा विराम, ये गलत है। सी है संगत अभ्यास। कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिलेवेंट प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। अभ्यास हमेशा ही कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रखता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलिवेंट प्रैक्टिस यानी संगत अभ्यास सही है। ए और सी ठीक दिख रहा है। आगे देखें हम तो डी है व्यवसाय जैसा दृष्टिकोण। कभी नहीं, शिक्षण को व्यवसाय जैसे दृष्टिकोण से नहीं रखना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय के दृष्टिकोण या वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा व्यवसाय के दृष्टिकोण से हो, ये बात उचित नहीं। डी यहाँ पर गलत तर्क है। ये है श्रोताओं को जानना, नोइंग द ऑडियंस। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उन लोगों को जिनसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके विषय में बेहतर रूप से जाने, उनको समझे कि जिनको बताया जा रहा है उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनका लेवल क्या है। अगर इन सब बातों को समझ के कम्युनिकेशन करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये भी एक डिमांड है कम्युनिकेशन के मैनेजमेंट में। और अगर हम एफ को लें तो आक्रामक ढंग से प्रश्न करना। आक्रामक ढंग का प्रश्न करने का मतलब है कि प्रश्न पूछें और एकदम बहुत ज्यादा लाउड हो जाए, आउटब्रेक हो जाए, तो जाहिर सी बात है बहुत लाउड हो जाएंगे, बहुत आउटब्रेक हो जाएंगे। अगर हम बहुत लाउड, बहुत आउटब्रेक होकर के अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन इनएक्टिव होगा, निष्प्रभावी होगा। तो इन सारे विकल्पों को अगर हम देखें तो ए सही है और सी सही है और यहाँ पर ई भी ठीक दिख रहा है। तो इन सारे पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, रेलेवेंट प्रैक्टिस, knowing the audience, there are three options, the 3 points that are right। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्थ विकल्प, चौथा विकल्प बिल्कुल उपयुक्त। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? आपको ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 133 का? ओके, समझ में आया? ऑलराइट, यस सर। ओके, ऑलराइट, जल्दी से अपना फीडबैक दिया करिए। ठीक है, यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 134, क्या हुआ? क्लास तो हो गया था लेकिन कल की क्लास कर ले रहे हैं। वैसे हम पॉज कर सकेंगे, रितेश आएगा तो हल्का सा बता देना। 1 घंटा में नहीं, कल की क्लास नहीं कर पाएंगे ना, कल की क्लास कोचिंग में। ठीक है, अभी अभी तो फोन करो। कौन हो गया? फोन करा लोग नहीं किया, तुम ही करो। चलो बाद में भी आगे चलते बात करें। ठीक है, चलो रितेश आएगा तो वो थोड़ा आवाज डाला ताकि हम उससे बात करें। और सिया तुम आवाज बाहर मत करो, अंदर बाहर आना। अरे हमें बता दो, आवाज दे देना हमारे। और श्रेया बाहर से आवाज अंदर आ रही है, हल्का कर दे। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कक्षा संचार का एक महत्वपूर्ण तत्व। क्वेश्चन है आपके सामने, एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। कक्षा संचार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शंस आपके साथ, भौतिक अवसंरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं हो सकता। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर थोड़ा लेस भी है तो ये कम्युनिकेशन तभी बेहतर हो सकता है, इसलिए पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है अनुभव के क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस।
ऐसी बात है, एक्सपीरियंस होना पॉजिटिव एस्पेक्ट, यानी टीचर के पास एक्सपीरियंस होगा तो वो काफी बेहतर रूप से अपनी बातों को प्रवणक हो सकेंगे, अपनी बातों को बेहतर रूप से दे सकेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है, महत्वपूर्ण तत्व दिखाई देता है। तीसरा है प्रतिबंधित प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक हो और कंडीशन हो, यानी हम स्टूडेंट से कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि आप बस उत्तर देंगे और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं, आपको सिर्फ उत्तर देना है और नहीं आया तो पूछेंगे नहीं। तो जब हम ऐसी कोई फीडबैक में कंडीशन लगा देंगे तो एक क्लासरूम कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण तत्व नहीं हुआ। या हम कहेंगे भैया कोई अन्य प्रश्न नहीं करेंगे, क्यूरियोसिटी वाली कोई बात नहीं पूछेंगे, कम प्रश्न करेंगे, बस बताते चलिए हाँ हाँ ठीक है, तो ये एक प्रकार से नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो पहला और तीसरा नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। चौथा बात कह रहा है लीनियरिटी ऑफ मैसेज, संदेशों की रेखिकता। रेखिकता मतलब एक सीधी रेखा में संचार किया जाए। सीधी रेखा में संचार का मतलब हो गया संचार जो कहा जाए वो एकदम सीधी उन्हें समझ में आए और उसका फीडबैक ना हो, बस केवल हम कहते चले जाएं, यानी हम बोलते चले जाएं और अगला जो है उसे रेस्पॉन्सिव हो या ना हो इसकी महत्वपूर्णता नहीं है। तो देखिए ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। यहाँ पर जो सर्वोपयुक्त आंसर बनता है वो सेकंड है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। स्पष्ट होगा, मेरी बात यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 135 पे चलेंगे। So question number 135. The oral communication used in teaching is a technique, यानी शिक्षण में प्रयुक्त मौखिक संप्रेषण तकनीक है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण एक तकनीक है, पर वह किस चीज का, वह कैसा तकनीक है? शब्दों की मंद अभिव्यक्ति, बिल्कुल नहीं। अगर हम शब्दों को सुस्त होकर या कहा जाए बहुत धीमे गति से बताएंगे, स्पष्ट रूप से ना बोलेंगे, ये तो नुकसानदायक है। शब्दों की मंद अभिव्यक्ति नहीं होना चाहिए, पहला गलत है। दूसरा, डिफरेंस इन स्पीच एंड स्पीड ऑफ साउंड, वाणी और ध्वनि की गति में अंतर नहीं। वाणी और ध्वनि की गति में अंतर नहीं होना चाहिए, बल्कि समतुल्यता होनी चाहिए, यानी इनके साथ साम्यता बना के चलना चाहिए। वाणी अगर तेज है, गति उसी के अनुरूप हो, तो वाणी और गति के अनुरूप, तो गति के अनुरूप होना चाहिए। वाणी और ध्वनि अनुरूप होना चाहिए, ये अंतर वर्ड गलत है। दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। तीसरा है बिना विराम के प्रस्तुति, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। बिना विराम के जब हम प्रस्तुति करते हैं तो कम्युनिकेशन बढ़िया होता है, यानी अगर हम कई बार कम्युनिकेशन को ब्रेक करें तो ये कम्युनिकेशन को चोट पहुंचाता है। तो ये बहुत अच्छी बात, तीसरा पॉइंट यहाँ पे बेस्ट टेक्निक है कि भाई लगातार अपनी बातों को हम कहते जाएं ताकि ब्रेकनेस ना आए, कम्युनिकेशन में स्टॉप ना हो, कम्युनिकेशन में कोई बाधा ना दिखाई दे। चौथा है सेमेंटिक सपोर्ट, शब्दार्थ संबंधी विडंबवाद का सहारा लेना। ये नेगेटिव बात है, या ये कहें कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि शब्द को स्पष्ट करने के लिए वितंडवाद यानी बहुत से ऐसे अन्य तर्क लिए जाएं। तो कम्युनिकेशन ओरल की बात हो रहा है, ठीक है ना। ओरल कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा प्रभावी जो तकनीक है, तकनीक की बात हो रही है। तकनीक के अंतर्गत हम चौथे पॉइंट को नहीं रखेंगे, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण तकनीक नहीं है कि शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किसी प्रकार के कोई मेंटल एक्टिविटी या मेंटल गतिविधियों को हर बार सहारा किया जाए। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। तीसरा पॉइंट सर्वोपयुक्त, सबसे ज्यादा मजबूत है। बिना विराम के प्रस्तुति किया जाएगा तो ओरल कम्युनिकेशन सबसे बेहतर रूप से पहुंच सकेगा, लगातार सतत अध्ययन हो पाएगा। तो 135 का तीसरा विकल्प होगा। स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ में आया? फीडबैक देते चलिए। क्लियर? यस सर। ओके ओके, जल्दी से फीडबैक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। 136 नंबर पर हम पहुंच गए हैं।
When there is live discussion between a teacher and his students in the classroom, then it could be classified under. तो जब एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम में प्रत्यक्ष रूप से डिस्कशन हो रहा हो, जब एक अध्यापक और उसके विद्यार्थियों के मध्य कक्षा में जीवंत चर्चा हो रही हो। जीवंत वर्ड को ध्यान हो अगर आपको, तो मैंने क्लास में बताया था, जीवंत का तात्पर्य होता है एक दूसरे से प्रॉपर इंटरैक्शन हो रहा हो। इंटरैक्शन का मतलब यहाँ पर आई कांटेक्ट हो सकता है, नॉडिंग ऑफ द हेड्स हो सकते हैं, और लगातार फुल एक्सप्रेशंस के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करना हो सकता है। यानी जब टीचर स्टूडेंट को बता रहा है, स्टूडेंट टीचर की ओर प्रॉपर इंटरैक्ट कर रहा है, लगातार नॉडिंग हो रही है, आई कांटेक्ट बना हुआ है, एक्सप्रेशंस से ये पता चल रहा है कि दोनों लोग टॉपिक पर विचारणीय हैं। लाइव क्लास का मतलब होता है कि वो जीवंत हैं, किसी मुद्दे के ऊपर चिंतन युक्त हैं और उसी बात में रमे हुए हैं। और इस प्रकार से एक टीचर क्लासरूम में एक मैजिकल इफेक्ट लेकर वर्क कर रहा हो। एक टीचर क्लासरूम में कम्युनिकेट कर रहा है तो वो इस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहा है कि वो एक मैजिकल ये कह सकते हैं पेंडुलम के रूप में है, कि अगर वो इस साइड में लेफ्ट जाता है तो स्टूडेंट की सारी आई साइड लेफ्ट होती है, तो अगर टीचर राइट साइड को टर्न करता है तो स्टूडेंट्स राइट साइड की ओर टर्न करते हैं। बिल्कुल एक एकाग्रता से दिखाई दे रहा हो, मुद्दे पर ही एकदम चिंतन हो रहा हो और कुछ भी बीच में ना आ रहा हो। तो इसको हम कहते हैं लाइव इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट एंड टीचर इन द क्लासरूम। ठीक है, तब यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, जब एक अध्यापक और उसके विद्यार्थियों के मध्य कक्षा में जीवंत चर्चा होती है तो इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। इट शुड बी क्लासिफाइड अंडर, इसे किसके अंतर्गत क्लासिफाइड किया जा सकता है? उत्तर विकल्प पहला, समस्तरीय संप्रेषण, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी एक सीधी रेखा में संचार हो रहा है। यानी यहाँ पर समझिएगा, हॉरिजॉन्टल यानी समांतर, समस्तरीय यानी एक स्तर का संचार हो रहा है। जैसा शिक्षक सोच रहा है वैसा स्टूडेंट्स भी चिंतन कर रहे हैं। समस्तरीय का मतलब क्या होता है? जैसा टीचर सोच रहा है वैसे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहीं पे जब हम रेखीय वर्ग का प्रयोग करते हैं तो लीनियर होता है, यानी एक तरफा संचार हो रहा है। लेकिन एक तरफा नहीं होता है, फीडबैक वगैरह एक प्रकार से सर्कुलर हो जाता है। तो ये जो लीनियर है वो यहाँ नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक समस्तरीय, एक स्तर में दोनों लोग सोच रहे हैं, चिंतन एक स्तर में चल रहा होता है। तो यहाँ पे समस्तरीय संचार बेहतर विकल्प दिख रहा है। दूसरा है यांत्रिक संप्रेषण, ये कहा जाए ये स्पष्ट नहीं है, यांत्रिक नहीं, टेक्निकल या मैकेनिकल संचार। ये मैकेनिकल कहाँ है भाई? ये तो केवल एक स्तर में संचार हो रहा है। और चौथा है क्लियर कम्युनिकेशन, बहुत साधारण तर्क दे दिया। सुस्पष्ट संप्रेषण, सुस्पष्ट संप्रेषण कोई संप्रेषण का प्रकार नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो पहला तर्क सर्वोपयुक्त जान पड़ता है, पहला तर्क सबसे बेस्ट है। क्लियर? आपको यह बात समझ में आ गई व्यवस्थित रूप से? ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? यस सर। ओके, जल्दी जल्दी फीडबैक दीजिए क्योंकि इसमें टाइम लगता है तो समय जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 पे हम प्रवेश कर गए हैं। क्वेश्चन नंबर 137, 137 आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से संप्रेषण की प्रक्रिया में फीडबैक के लाभ को चुनिए। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में फीडबैक का क्या लाभ है, जो फीडबैक हो रहा है उसका क्या लाभ है? तो पहली बात तो आप अपने मस्तिष्क में डाल दीजिए कि फीडबैक क्या करता है, संप्रेषण को पूर्ण करता है। और मैंने आपको जब क्लासरूम टीचिंग दी थी तो उसमें बताया था कि फीडबैक जब तक नहीं होगा संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, और संप्रेषण की प्रक्रिया तभी स्पष्ट मानी जाएगी जब फीडबैक होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि आज मेरी क्लास 4 बजे के बजाय 6 बजे चलेगी। अब मैंने कह दिया 4 बजे के बजाय 6 बजे चलेगी, इस बात को मैंने मैसेज कर दिया, मैसेज किया और 50% बच्चों ने हमें फीडबैक दिया, ओके सर हम 6 बजे उपस्थित रहेंगे, और 50% बच्चों ने हमें सूचना नहीं दिया। तो इस प्रकार से हम कहें तो संप्रेषण स्पष्ट नहीं हुआ ना कि 6 बजे उपस्थित होंगे या नहीं होंगे। अब पृष्ठपोषण क्या करता है, संप्रेषण को स्पष्ट करता है। इस प्रकार से अब अगर हम
यहाँ पर विकल्प पे चले, क्वेश्चन को देखें फिर से पुनः एक बार। तो निम्नलिखित में से संप्रेषण की प्रक्रिया में फीडबैक के लाभ को चुनिए। पहला, यह विषय वस्तु को समझने में लाभकारी है। बिल्कुल है, ऐसा तो नहीं है। दूसरा, यह अदाता की कमियों को का निदान करता है। ठीक है, ये भी सही बात है। तीसरा है, यह संप्रेषण को स्पष्ट करता है। और चौथा है, यह अदाता की कमियों की छानबीन करता है। तो छानबीन करना तो नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेट नहीं होता, खोज नहीं हो रहा होता। चौथा तो गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही तर्क है, लेकिन तीसरा सबसे मजबूत तर्क है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक कला सिखाई है, नेगोशिएशन टू द नेगोशिएशन, जिसको हम कहते हैं नगार से नकार और सकार से सकार, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। जहां पर सभी विकल्प सही नजर आ रहे हो और आपको एक विकल्प चुनना हो, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा मजबूत विकल्प हो उसका चयन कीजिए, और सबसे ज्यादा सकार जो हो, और जहां सभी गलत लग रहे हो वहां सबसे ज्यादा जो गलत है उसको चयन कीजिए। और उस तर्क के आधार पे यहाँ पे देखें तो पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, सॉरी, पहला, दूसरा और तीसरा सही तर्क है, लेकिन तीसरा सबसे मजबूत तर्क है, क्योंकि संप्रेषण प्रक्रिया तभी स्पष्ट होती है जब फीडबैक होता है। तो यहाँ पर जो स्पष्ट है उत्तर तीसरा होगा। स्टूडेंट्स क्लियर है? यहाँ पे उत्तर तीसरा है, आपको Yes, sir. वेरी गुड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। क्वेश्चन नंबर 138, which group among the following has the component of para languages? फिर एक बार पैरा लैंग्वेजेस की बात हो रही है। पैरा लैंग्वेजेस का मतलब हो गया एक पराभाषा, साधारण भाषा में उतार चढ़ाव इत्यादि, ये सब कुछ जो है पैरा लैंग्वेजेस को व्यक्त करती है। जब भाषा बोला जा रहा है, पैरा लैंग्वेज को फिर से एक बार समझिए, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट जब तक नहीं क्लियर रहेगा आपको परेशान रहेंगे। पैरा लैंग्वेजेस जब बातों को बोला जा रहा है, ठीक है ना, तो उसमें जो विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां, व्यक्त, प्रभाव डालना, स्वर को उठाना, स्वर को घटाना, पिचनेस, स्टिलनेस, ये सारी चीजें पैरा लैंग्वेजेस के अंतर्गत आएगी। अभी मैं बोल रहा हूँ, इसी बात को समझिए, मैं बोल रहा हूँ, आवाज को कहीं पर काफी भारी करता हूँ, कहीं पर बड़ा उठाकर, कहीं पर गिरा के बोलता हूँ। तो उठाना, गिराना, तो स्वर का, बोल का उठना, गिरना, भारीपन होना, ये प्रभाव को डालना, ये सब कुछ पैरा लैंग्वेज के एक्सपेक्ट के अंतर्गत आएगा। अब चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस समूह के पास भाषेतर यानी पैरा लैंग्वेज संप्रेषण के घटक हैं? पहला है स्वर। स्वर बिल्कुल होगा, ये मैंने अभी आपको बताया, पिचनेस, स्टिलनेस, स्वर बिल्कुल होगा। दूसरा है बल, बिल्कुल, फोर्सफुली बातों को कहा जाए, ये पैरा लैंग्वेज का एक एस्पेक्ट है। और तीसरा है प्रभाव, इफेक्टिविटी को पैदा करना। तीनों बातें एकदम सही है और उत्तर पहला वाला है, स्पष्ट हो गया। लेकिन चलिए विकल्प हम दूसरा, तीसरा, चौथा भी पढ़े देते हैं। दूसरा है सामाजिक स्थान, सोशल डिस्टेंस। यह बात कहां से पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत आ गया है? स्वर और प्रभाव तो ठीक है, पर सामाजिक स्थान तो गलत कह दे रहा है। और सामाजिक स्थान तीसरे में भी है और चौथे में भी है। सामाजिक स्थान जो है वो उतना उपयुक्त तर्क नहीं है, अतः सामाजिक स्थान को गलत मान लेंगे। और यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि पहला उत्तर सही है, पहला जो चूज है विकल्प सेट सही है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको? 138? Yes, sir. ओके, Yes, sir. कम ऑन, मूव करते हैं 139 नंबर क्वेश्चन पे। Choose from the following such a person who has control over the way to deliver communication method and expression in the classroom. So यहाँ पर फिर एक बार क्वेश्चन जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन का है। तो चूज निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसका कक्षा में स्वयं संप्रेषण विधि और अभिव्यक्ति प्रदान करने के तरीके पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन एकदम स्पष्ट है, एकदम पानी की तरह स्पष्ट है। कक्षा में खुद कौन नियंत्रण रखता है, कौन नियंत्रण बनाता है, अभिव्यक्ति पर कौन नियंत्रण साधता है, तो सब कुछ स्वयं शिक्षक पर डिपेंड करता है। तो ऑन द टीचर इटसेल्फ इट डिपेंड्स हाउ टू मेंटेन द एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका विकल्प होगा, आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया? ओके, Yes, sir. okay, now move to the question number 140.
140 नंबर। अब ये जान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 140 जो है यहाँ पे एकदम उठा करके कई वर्षों बाद एक बहुत पुराना फैक्ट उठा कर रख दिया। अभी तक क्लासरूम कम्युनिकेशन जैसे क्वेश्चन आते थे, अचानक एक बार भी पुराना सा फैक्ट उठा के रख दिया। अब इस फैक्ट पर क्वेश्चन करना है। तो देखिए, which group of the electronic scientists from the following are put up under right chronological order? इनमें से इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिकों के किस समूह को सही कालक्रम में रखा गया? ध्यान से समझिए इस बात कर को कि मैंने आपको जो नोट्स दिया है 180 पन्ने का जो हमारा नोट्स है, इस नोट्स के अंतर्गत लगभग 102 पन्ने का जो हमने आपको नोट्स दिया है, इस नोट्स के अंतर्गत हमने आपको ब्रॉडकास्टिंग वाला जो वीडियो पढ़ाया था, ब्रॉडकास्टिंग वाला जो मैटर पढ़ाया था, उसके अंतर्गत हमने रेडियो के विकास, टेलीविजन के विकास, भारत सहित विश्व के अन्य क्षेत्रों में कैसे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में कम्युनिकेशन का विकास हुआ, और ये लगभग 18वीं सदी के अंत यानी 19वीं सदी के प्रारंभ से लेकर के और कैसे मध्य तक 20वीं सदी के होता रहा, इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने दर्शाई है। तो जो लोगों ने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के उत्तर उन वीडियोस में स्पष्ट हो जाएंगे। तो फिर भी यहाँ पर जो कालक्रम है मैं सीधा आपको उत्तर के रूप में मेंशन करूंगा। चौथा कालक्रम है, सबसे पहले लूमियर ब्रदर्स बंधु थे जिन्होंने सबसे पहले मूविंग फिल्म्स को भी निर्माण किया था। फिर मार्कोनी का नाम आता है जिन्होंने रेडियो का विकास किया, फिर ली फॉरेस्ट, फिर जॉन फ्लेमिंग जो कि उन्हीं से साथ जुड़े थे मार्कोनी के साथ, और फिर जॉन लूई बेयार्ड जिन्होंने लास्ट में टेलीविजन का विकास किया। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है लूमियर ब्रदर्स सबसे पहले और लूई बेयार्ड सबसे लास्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर फोर्थ होगा। और क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पर? ओके यस सर। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही इस वीडियो में इतना ही आज करके हम रोकते हैं। फिर अगले वीडियो में दिसंबर 2019 की और कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं जल्दी आपके साथ उपस्थित हूँगा। सो तब तक के लिए आपसे नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।